पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्रारंभिक जो तुर्क वंश थे उनमें गुलाम वंश के बारे में, और उसके अंतिम शासक हमने बलबन के बारे में पढ़ा कि 1287 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। बलबन की मृत्यु के बाद अब दोबारा से अमीर सरदारों में संघर्ष होने लगा कि सुल्तान मैं बनूं या मैं बनूं। ठीक है, आपस में ये लड़ाई झगड़ा चलता रहा। आखिर में तुर्क और अफगान सरदारों के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसमें एक अफगान सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक नहीं खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये खिलजी क्यों कहलाए? क्योंकि ये अफगानिस्तान के गर्म प्रदेश से आते थे। कहाँ से? गर्म प्रदेश से। अफगानी भाषा में गर्म प्रदेश को या गर्म जगह को खल्ज कहा जाता है। क्या कहते हैं? खल्ज कहते हैं। तो ये खल्ज नामक जगह से आते थे, इसलिए वहाँ के होने के नाते ये खिलजी कहलाए। और खिलजी को सफलता मिलती है दिल्ली का सुल्तान बनने में। जलालुद्दीन खिलजी की जो खास बात ये थी कि वो थोड़ा उदार हृदय था। कैसा था? सॉफ्ट हार्टेड था, सहिष्णु, तो सबके साथ मिलजुल के काम करने वाला था। तो उसने सबसे पहला काम क्या किया कि बलबन की जो कठोर नीतियां थी, बलबन बहुत कठोर और क्रूर शासक था, उसने ऐसे ऐसे नियम बना रखे थे कि आम आदमी को बहुत परेशानी होती थी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या करा कि उन कठोर नीतियों को त्याग करके उदार और सहिष्णु होने के कारण उन कठोर नीतियों को हटाया और सॉफ्ट नीतियां बनाई। सॉफ्ट नीतियां बनाने की वजह से उसका क्या नुकसान हुआ? जब उन्होंने सॉफ्ट नियम बना दिए कि नहीं नहीं भाई देखो, लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो उससे दिक्कत क्या हुई कि लोगों के अंदर खुद की आजादी आने लगी। अमीर सरदार इधर विद्रोह करने लगे, अब वो षड्यंत्र करने लगे, तो वो उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। जबकि उसका प्रयास ये रहता था कि वो उन अमीर सरदारों को भी संतुष्ट करे और जो लोग नाराज हैं उनको संतुष्ट करे, आम लोगों की जो तकलीफ है उनको दूर करने का भी प्रयास करे। तो इस वजह से उसका जो शासन था वो थोड़ा सा अस्त व्यस्त होने लगा। जलालुद्दीन का एक भतीजा था, उसका नाम था अलाउद्दीन। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन को उसने ये उत्तर प्रदेश के, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, इसके कौशाम्बी, जिसको उस समय कड़ा कहा जाता था, और अयोध्या जो आज के समय में उसको अवध कहा जाता था, दो जगह का उसको इक्तादार बना रखा था, कड़ा और अवध का। दो जगह का राज्यपाल बना रखा था, क्योंकि होशियार था, चतुर था, बुद्धिमान था, साहसी था। तो इस वजह से दो राज्यों का उसको इक्तादार बना रखा था। वो अपने चाचा को पूछे बिना दक्षिण भारत की तरफ देवगिरी पर, कहां पर? देवगिरी पर आक्रमण करने चला जाता है और देवगिरी को जीत लेता है। ठीक है, देवगिरी को जीत लेता है और वहां से बहुत सारा धन दौलत लेकर के आया। भतीजे की इस जीत से चाचा बड़ा खुश हुआ, बोले यार बढ़िया है ना, इतनी बड़ी जीत दर्ज करके आया है। तो भतीजे की सफलता पर, किंतु कड़ा में भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, मतलब अपने चाचा को मार दिया। उसके मारने के पीछे कारण क्या थे कि एक तो वो अपने चाचा की जो सॉफ्ट नीतियां थी, उदार नीतियां थी, इससे वो नाराज था। उसको, उसका मानना ये था कि राजा को बहुत ज्यादा उदार नहीं होना चाहिए, बल्कि राजा को कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? कठोर नियम वाला होना चाहिए, वरना प्रजा और प्रशासनिक जो आदमी हैं वो उसको सहयोग नहीं करते और उसके नियमों का पालन नहीं करते, उससे राज्य में अव्यवस्था फैलती है। दूसरा एक कारण ये भी था कि चूंकि अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा महत्वाकांक्षी भी था, कुशल था, साहसी था, तो वो चाहता था कि जलालुद्दीन खिलजी की जगह पर मैं क्यों न खुद सुल्तान बन जाऊं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। अपने चाचा को 1296 में मारने के बाद
1296 में गद्दी पर खुद बैठ जाता है और उसने लगभग 20 साल तक राज किया। अलाउद्दीन कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर शासक और एक महान विजेता था। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। कारणों में एक सबसे प्रमुख जो कारण था वो था उसका मैनेजमेंट, प्रशासनिक मैनेजमेंट और सैन्य मैनेजमेंट। वो सेना को बहुत अच्छे से मैनेज करता था। और सबसे पहले गद्दी पर बैठने के बाद उसने क्या काम किया कि जो अव्यवस्थाएं थीं, राज्य में जो अव्यवस्थाएं फैली हुई थीं, उनको दूर करने का प्रयास किया। जैसे अमीर सरदारों का विद्रोह और धार्मिक उलेमाओं के दखल को बड़ी चतुराई से नियंत्रित किया। देखिए अलाउद्दीन ने क्या किया कि जितने भी जो 40 सरदारों का जो समूह होता था, पहले तो उन पे नकेल कसी। उन्होंने कहा तुम्हारा जब सुल्तान बैठा है तो तुम्हारा बहुत ज्यादा रोल नहीं होना चाहिए। दूसरा, इस्लाम के अंदर, चूंकि इस्लाम में एक चीज थी कि राज्य में धर्म का भी दखल होता था, तो जो धार्मिक उनके उलेमा होते थे या धर्मगुरु होते थे, वो राज्य में दखलंदाजी करते थे कि राज्य के साथ, राज्य में प्रशासन के साथ साथ धर्म का भी समावेश हो। अलाउद्दीन खिलजी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने धार्मिक गुरुओं की बैठक की, उनको बुलाया और कहा कि मुझे प्रशासन में उलेमाओं का दखल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए आप लोग अपने आप को इस चीज से दूर रखें। दूसरा, जलालुद्दीन की जो सहिष्णु और उदार नीति को त्याग दिया और दोबारा से कठोर नीति अपनाई। कौन सी वाली कठोर नीति? जो बलबन के समय थी। उसे प्रशासन में धर्म गुरुओं और उलेमाओं का दखल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने सुधारों में क्या क्या किया, देखिए एक एक बिंदु को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है सैनिक सुधार। देखिए किसी भी राजा की अगर सेना दुरुस्त होती है तो उसको युद्ध लड़ने में बड़ी आसानी होती है। तो साम्राज्य विस्तार के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले सेना को मजबूत करने का प्रयास किया। उसकी सेना में लगभग 4.25 लाख सैनिक होते थे। 4.25 लाख, वो भी कुशल। सेना में भर्ती कैसे करता था तो वो देख लेता था कि किसकी क्या काबिलियत है, उसके अंदर घुड़सवारी का हुनर है या नहीं है, मतलब वो घोड़ा अच्छा चलाता है कि नहीं, क्योंकि युद्ध के दौरान उस समय घोड़ों पे लड़ाई होती थी, आज की तरह नहीं। तो घोड़ों पर, और हथियार कैसे अच्छे चला पाता है, इस योग्यता के आधार पर वो नियुक्ति करता था। सैनिकों का पूरा हुलिया मीन्स विवरण ये भी रखता था। जैसे आपका स्कूल के अंदर पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि नहीं, है भाई, नाम ये है, पिता का नाम ये है, इसका आधार कार्ड नंबर ये है। ऐसे ही वो अपने सभी सैनिकों का पूरा हुलिया रखता था। हुलिया से मतलब उस समय केवल इतने से ही था कि वो इतनी हाइट का है, उसकी शक्ल ऐसी है, वैसा है, उसके स्क्रैच वगैरह बनाकर वो रखा जाता था। और किस सैनिक के पास कौन सा घोड़ा होता था, उस घोड़े की भी पहचान रखी जाती थी कि जिससे कि युद्ध के दौरान वो अपने उस घोड़े को वो अच्छे से प्रयोग कर सके, उसको अच्छे से चला सके। इसलिए घोड़ों पे एक दाग लगाने की प्रथा थी, मतलब एक मोहर लगाई जाती थी, पर्टिकुलर घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की। मतलब वो सैनिकों को क्या देता था, कैश देता था, मतलब नगद पैसे देता था। इससे क्या फायदा था, नगद वेतन देने से, जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए कि अगर आपके यहाँ कोई मजदूर काम करने आया है और जैसे ही वो काम करता है, शाम को आप उसको पैसे देते हैं तो बड़ा वो खुशी से जाता है, फिर अगले दिन बिल्कुल टाइम पर आ जाता है। तो अगर उसके सैनिक हो या कर्मचारी, किसी को अगर समय पर वेतन मिलता रहे, टाइम टू टाइम, वो भी नगद मिलता रहे, तो वो अपनी ड्यूटी को और ज्यादा अच्छे से कर पाता है। तो उसने इस प्रथा की शुरुआत की, बोले कि सैनिकों को नगद वेतन दीजिए, जिससे कि वो पूरी ईमानदारी से और लगन से राजा के लिए काम कर सकें। दूसरा बिंदु हमारा राज्य विस्तार। चूंकि इसके पास बहुत अच्छी सेना थी, तो उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार और चंदेरी राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। ये राजस्थान और ये मध्य प्रदेश, ये नीचे तक का जो हिस्सा था। लेकिन और उससे नीचे दक्षिण भारत में उसने अपने सेनापति को भेजा, जिसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर। अपने सेनापति को भेजा तो दक्षिण के जो 3 राज्य थे, देवगिरी, होयसल और तेलंगाना, इन राज्यों को उसने जीत लिया। लेकिन इस शर्त पर अपने अंडर में रखा, उन्होंने कहा कि जो सेनापति था, उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं,
राजा आप ही बने रहेंगे यहाँ के, लेकिन आपको अलाउद्दीन खिलजी की गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी, उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। उसके लिए आप राजा बने रहने के लिए आपको सुल्तान को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, तो इस शर्त पर दक्षिण के राज्य उसके अधीन थे। उसके बाद अमीर, एक अगला बिंदु हम देखेंगे, अमीरों और सरदारों पर नियंत्रण कैसे किया। अमीरों और सरदारों पर नियंत्रण करने के लिए उसने कठोर नीति बनाई। दावतों, उत्सवों, जो प्रोग्राम्स हैं, इनमें मिलने से रोक लगा दी। दारू नहीं पिएगा कोई, इस बात पर रोक थी। कोई भी मंडली नहीं बनाएगा, बैठ करके विचारों नहीं करेगा। मेले, कोई भी धार्मिक सम्मेलन ये नहीं करेगा। जैसे शादी समारोह, सामाजिक कार्यक्रमों में अपने गुप्तचर रखता था, मतलब अपने आदमी छुपा के भेज देता था। मैंने बताया था आपको कि जब शादी वगैरह में चूंकि वहां लोगों की भीड़ होती थी तो उसको डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र करे, इसलिए वो अपने जासूस उसमें लगा देता था, जिससे कि उसको पल पल की खबर मिलती रहे। कृषि नीति, कृषि नीति में देखिए, कृषि नीति में सुधार के लिए उसने क्या किया कि किस किसान से कितना टैक्स लेना है इसका निर्धारण कैसे होगा। उसके लिए उसने क्या किया कि बोले कि जिसके पास जितना खेत है ना, एक निश्चित माप होनी चाहिए, उससे नापते हैं किसके पास कितना खेत है। तो उसने एक पैमाना चालू किया जिसका नाम था बिस्वा। जैसे आज की तारीख में बीघा में नापते हैं, किस में नापते हैं आज के समय? बीघा में नापते हैं, ठीक है ना। तो उसने एक पैमाना निकाला, उसका नाम था बिस्वा। तो लगान के लिए सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को बिस्वा में नापने की इसने शुरुआत की, और लगान को वो पैसे के रूप में नहीं लेता था बल्कि नाज के लिए लेता था, नाज के रूप में लेता था, किसके पास कितना है। तो नाज, लगान का 1/3 भाग वो अपना टैक्स के रूप में लेता था। मतलब अगर किसी के पास अगर 3 बोरी गेहूं अगर पैदा हुआ है तो वो 1 बोरी गेहूं टैक्स के रूप में, लगान के रूप में या खराज के रूप में उनसे ले लेता था। उसकी जरूरत क्या होती थी कि जो लोग जरूरतमंद हुआ करते थे फिर उनमें बांटने के काम आता था। मतलब जिसको आवश्यकता थी वो सुल्तान के यहां से वो ला सकता था। अगला बिंदु, बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण, मार्केट पे उसने क्या कंट्रोल किया वो भी देखिएगा। देखिए मार्केट में क्या है कि जो सामान थे वो समय के साथ महंगे होते जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो चुनौतियां थी वो चुनौतियां ये थी कि उसके समय पर भी, जैसे बलबन के समय पर था वैसे ही उसके समय पर उत्तर भारत में, ऊपर की तरफ उत्तर भारत में मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। इसकी वजह से उसे अपने सबसे ज्यादा मजबूत सैनिक, कुशल सैनिक और अधिक संख्या में सैनिक बॉर्डर वाले जो किले होते थे वहां पर तैनात करने पड़ते थे। इस वजह से उसके राज्य की जो कमाई का जो बड़ा हिस्सा था वो वेतन में खर्च हो जाता था। लेकिन चूंकि राज्य को भी चलाना है तो कम वेतन में सैनिक कैसे काम करें, इसके लिए उसने मार्केट पे कंट्रोल किया। जैसे मान लीजिए बाजार में आप जाते हैं और आपको एक पेंट 1000 रुपए की मिलती है, 1000 रुपए की पेंट मिलती है और आपको मिलते हैं आपको 5000 रुपए। तो आप कहेंगे 1000 रुपए में अगर मैं पेंट ले लेता हूं तो यार इससे तो मेरा पूरा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा, मैं 5000 में कैसे काम करूं, या तो मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। तो जो तनख्वाह देने वाला है अगर वो ये कहे कि नहीं ऐसा करते हैं, बाजार में कंट्रोल कर देते हैं और पेंट को ही हम 300 रुपए की कर देते हैं, तो फिर तो आपका कम चल जाएगा। बोले फिर ठीक है। तो मार्केट में जितनी भी चीजें जो बिकती थी बाजार में, उन चीजों के उसने रेट फिक्स कर दिए कि उससे ज्यादा कोई पैसे नहीं लेगा, और अगर उससे कोई ज्यादा पैसे लेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। ठीक, ऐसे ही नापतोल के मामले में भी था कि नापतोल में अगर कोई कम देता था तो उसने कठोर नीति ये बना दी कि उस जितना कम दे रहा है उतना ही उसके मांस काट लो। तो इससे एक डर का माहौल था, तो इसलिए लोग बेईमानी नहीं करते थे। और चूंकि रेट वस्तुओं के कम करवा दिए थे तो इसलिए कम पैसे में भी सैनिकों का गुजारा हो जाता था। बाजार नियंत्रण के गोदामों की स्थापना भी की। गोदामों की स्थापना, जो टैक्स नाज के रूप में लेता था वो इकट्ठा कहां करा जाएगा, तो जो राज्य होते थे, राज्यों के जो ऑफिस हुआ करते थे जहां से संचालन होता था प्रशासन का, वहां उन्होंने बड़े बड़े गोदाम बनवाए
उन गोदामों में वो अनाज रखता था और जब अकाल पड़ता था तो फिर वो गरीब जनता को बांटता था अकाल के समय, जिससे खाद्यान्न की आपूर्ति हो सके। एक मुख्य बिंदु जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, तो देखिए ये क्वेश्चन आता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आप लोग जो राशन लेके आते हो ये इसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो शुरुआत है वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। पहला शासक था जिसने जनता को या गरीब जनता को मुफ्त में अनाज बांटने की नीति शुरू की थी। कला और साहित्य के बारे में बहुत ज़्यादा उसका वो नहीं था, लेकिन उसका समय एक ऐसा था कि उसके दरबार में अमीर खुसरो जैसा विद्वान, बरनी जैसा विद्वान मौजूद था। ये बहुत विद्वान थे। अमीर खुसरो ने तो हमारे यहाँ के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको भी अरबी में अनुवाद किया था। हमारे यहाँ के सारे ग्रंथ उसने पढ़े। अमीर खुसरो को तूती-ए-हिंद भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये आता है, इसको आप जरूर नोट करके रखेंगे कि तूती-ए-हिंद किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा अमीर खुसरो। तूती-ए-हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्हीं निज़ामुद्दीन औलिया के नाम पर दिल्ली में एक आज स्टेशन भी है जिसे दिल्ली हजरत निज़ामुद्दीन के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि दिल्ली में जो स्टेशन है निज़ामुद्दीन वो किसके नाम पर है, तो आप कहते हैं कि जो सूफी संत थे निज़ामुद्दीन औलिया उनके नाम पर है। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया, जो सितार बजाते हैं ना उसका आविष्कार किया। ये क्वेश्चन ये भी आता है, कई बार हम वैज्ञानिकों के नाम इसमें दे देते हैं क्योंकि ऑप्शन में आता है, लेकिन आप इसको याद रखेंगे कि सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अगर कला की बात करें, निर्माण वगैरह की, तो दिल्ली में एक उसने हौज खास बनवाया। क्या बनवाया? हौज खास। और एक अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा क्या है? अलाई दरवाजा जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो एक कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद बनाई थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बाहर उसके बड़े दरवाजे के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने एक दरवाजा बनवाया जिसका नाम अलाई दरवाजा रखा गया। तो इसके साथ ही 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो शासक होते हैं वो कमज़ोर होते हैं और खिलजी वंश कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से दोबारा से अमीर सरदार अपने प्रभाव में आ जाते हैं और अगले नए वंश तुगलक वंश की स्थापना होती है। उसको हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे।